प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें सुनते हैं छत्तीसगढ़ से पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित काष्ठ शिल्प कलाकार अजय कुमार मंडावी से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता है विकल्प रंजन शुक्ला। श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इस वर्ष छत्तीसगढ़ से पद्मश्री सम्मान के लिए 3 लोगों का चयन हुआ है। ये हैं पंडवानी गायिका उषा बारले, नाचा कलाकार डोमन सिंह कुंवर और काष्ठ शिल्प कलाकार अजय कुमार मंडावी। श्रोताओं, अजय कुमार मंडावी जी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 29 जनवरी को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में भी उल्लेख किया था। श्री मोदी ने कहा था कि इस वर्ष पद्मश्री के लिए चयनित कांकेर जिले के अजय कुमार मंडावी ने लकड़ी पर नक्काशी बनाने के अपने प्रयास से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने का काम किया है। श्रोताओं, आपको जानकर खुशी होगी कि आज श्री मंडावी आकाशवाणी के स्टूडियो पधारे हैं और इस कार्यक्रम के तहत आज हम उनसे बातचीत करेंगे। मंडावी जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने पर आपको हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा जब आपको ये पता चला कि आपको इस सम्मान के लिए चुना गया है? क्योंकि हर कलाकार की एक इच्छा होती है और आपके लिए भी इच्छा होगी, तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ जब ये खबर आपको मिली? जी, खबर सुन के बहुत बहुत खुशी हुई और मैं ये सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन धन्यवाद है सभी का कि मुझको इस योग्य समझा गया। मंडावी जी, हमारे लिए गर्व की बात है ही कि हमारे प्रदेश के आप कांकेर जिले के रहने वाले हैं और आपको पद्मश्री सम्मान के लिए भारत सरकार ने चुना है। और भी एक बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आपके जो कार्य हैं उनका उल्लेख किया। तो प्रधानमंत्री जी ने, जैसा भी हमने परिचय में भी बताया, स्पष्ट रूप से इसको रेखांकित किया है कि आपने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने का काम किया। तो इसको जरा हमारे श्रोताओं को सबसे पहले आप विस्तार से बताइए, जिस चीज़ को प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया है तो वो क्या है, वो कौन से आपके कार्य हैं? हमने सुना है कि आप जेल में जो हैं वो कैदियों को, खासतौर से जो माओवाद से कभी जुड़े रहे हैं कैदी, उनको आप ये प्रशिक्षण देते हैं काष्ठ शिल्प का। इसके बारे में बताइए। जून 2010 में तत्कालीन कलेक्टर थे श्री निर्मल खाखा जी। उन्होंने मुझसे कहा कि जेल में जो बंदी हैं वो लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं, उनके लिए कुछ काम करो। तो मैं दूसरे दिन ही गया जेल और अच्छा लगा मुझको देख के। कुछ लड़कों से बातचीत हुई तो वो लोग बोले कि हाँ, हम सीखना चाहते हैं। मैं अपने कुछ आर्ट्स लेके गया हुआ था जी। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम सीखना चाहते हैं, मैं तत्काल अपना सारा सेटअप वहाँ शिफ्ट कर दिया और जून का महीना था जी। लगातार उस दिन से वो क्लास चालू हो गया। अच्छा। चूंकि लड़कों के पास पूरा समय था, पूरी तरह खाली है, बस खाना है और सो जाना है, खाना है और सो जाना है, या फिर आपस में बातें करते रहना है जी। तो उस खाली समय का जो सदुपयोग शुरू हुआ जी। और चूंकि ये कैलीग्राफी वाला आर्ट है, लकड़ी से छोटा छोटा अक्षर बनाना या उस टाइप का आर्ट शुरू किया था मैं जी। तो 4 से 5 दिन या 6 दिन लगता है और ग्रामीण है तो लगभग आरी चलाना तो जानते ही हैं जी। मैंने हाथ पहले से थोड़ा ना कहीं से ट्रेंड है हाँ जी। तो बड़ी सुविधा हुई कि उन लोगों को मैं एक आर्ट सिखा रहा हूँ और वो जैसे ही अपना नाम काटना शुरू किए जी, तो उस दिन से वो रेगुलर हो गए कि भाई अब ये यही करना है। तो शुरुआत में 14 लड़के थे और 14 के 14 नक्सली थे जी। उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई, फिर वो कुछ लड़के जैसे रिलीज होते हैं फिर से हम दूसरे लड़कों को वहाँ रखते हैं। तो 10, 12, 14, 15 इतनी ही संख्या रहती है क्लास की। ये अनुभव कैसा रहा? क्योंकि देखिए, जो भी वहाँ पर जेल में बंद है वो निश्चित रूप से किसी न किसी अपराध में शामिल रहा होगा, किसी हिंसक वारदात में भी वो शामिल रहा होगा। ऐसे व्यक्तियों को सिखाना, एक तो हम आपका अनुभव जानेंगे कि कैसा रहा, दूसरा जब उनमें बदलाव होता देखते हैं कि वो एक अपराधी प्रवृत्ति से जब वो एक रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है, तो कैसा महसूस करते हैं, ये बताइए। क्लास में जाने से पहले जी पत्नी ने मुझसे कहा था कि कभी किसी स्टूडेंट से अपने पास्ट के बारे में मत पूछना जी। तो वो एक बात थी और मैं स्पष्ट कहता था कि ये मेरा क्लासरूम है जी, इसके बाहर तुम्हारा जेल है जी। मैंने जेल कैंपस के अंदर ही क्लास है, लेकिन हाँ। ये क्लासरूम है, यहाँ कुछ सीखने आए हो तो बहुत शिद्दत से सीखो
और इस क्लासरूम के बाहर तुम्हारा जेल है। तो वो जब भी क्लासरूम में आते हैं जी। उनको ये एहसास नहीं होता कि वो जेल के अंदर है, जी। कि जेल में बंद है, क्योंकि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो शुरू हो जाती है कि मैं एक चीज सिखाऊंगा, वो उसको फिर और चेंज करेंगे और चेंज करेंगे और चेंज करेंगे, मतलब जितना चाहे पूरी तरह स्वतंत्र है जी। क्योंकि बिना किसी दबाव के काम करना है। तो समझिए उससे बेहतर तो मुझको कुछ लगा नहीं। और 2010 की बात है, उसके बाद से मैंने अपना कोई प्रोफाइल ये वो दुनिया भर का करना छोड़ के और सिर्फ ये रहता है कि कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है। 10 बजे खाना खाने के बाद वो अपना एक आत्मिक संतुष्टि मिलती बहुत, होगी। बहुत बहुत मैंने आत्मा संतुष्ट हो गई। उसके बाद तो फिर मैंने सब चीज सारा कुछ छोड़ के जी। और सिर्फ उन लोगों की ट्रेनिंग के बारे में कि अब क्या सिखाना है, अब क्या सिखाना है, अब क्या सिखाना है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं जी। कि कुछ एक स्टूडेंट 3 साल रह गया, 4 साल रह गया, जी। तो अगर वो बोर हो जाएगा तो वो जी। क्लास छोड़ देगा। जी। लेकिन 4 साल रहने वाला स्टूडेंट भी अगर हर हफ्ते कहे कि मुझको कुछ नया सीखना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। वाह। तो ये जो जेल के आपके जो छात्र हैं, इनकी उपलब्धियों के बारे में बताइए कि उन्होंने क्या क्या बनाया। और हमने सुना है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज बनाई है जिसको कि जो है वो रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, कीर्तिमान बन गया है वो। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे श्रोताओं को। जी, ये जनवरी 2018 तारीख ही था जी। और वंदे मातरम बनाया था बच्चों ने। अच्छा। 9 स्टूडेंट थे उस समय जी। और उसके अक्षर लगभग 1-1 फीट के हैं। ये किस चीज में वंदे मातरम बनाया था? लकड़ी में ही बनाया गया था। अच्छा। जी। और उसके 1-1 अक्षर 1-1 फीट के हैं। वो वंदे मातरम जैसा छोटा लिखा जाता है, जो हमारा राष्ट्रगीत है, जी, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम जी। तो समझिए नक्सली जो बच्चे थे उन लोगों ने वो वंदे मातरम बनाया और लगभग 1.5 महीने की मेहनत से वो तैयार हुआ। और जब उसको डिस्प्ले करने की बात आई तो एक मित्र ने कहा कि यार ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। जी। तो उनके एक अधिकारी से बातचीत किया, मैं उनको बुलवाया 18 तारीख को ही। वो दिन मेरी बेटी का जन्मदिन है। राष्ट्रगीत को डेडिकेट करना ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसका बर्थडे है अनुमेहा का। जी। तो उस दिन उसको डिस्प्ले किया गया। 22 फीट चौड़ा और 44 फीट लंबा जी। वो वंदे मातरम है, जिसको डिस्प्ले करने के बाद अधिकारियों ने फोटोग्राफी की, हमने भी उसका ड्रोन से फोटो खींचा। जी। हमारे पास कारपेट नहीं था जी। तो उसमें 40 कंबल बिछाए गए। अच्छा। जी, जो जेल के कंबल हैं ब्लैक कलर के, एक कलर निकाल लिया हमने जी। और लगभग 40 कंबल बिछा के जी। उसका पूरा बॉर्डर बना के और उसको डिस्प्ले किया गया। मतलब बैकग्राउंड में कंबल बिछाए गए। जी जी, बैकग्राउंड में जेल का कंबल बिछाया गया, साफ सुथरा धोया हुआ कंबल में। बोला राष्ट्रगीत है जी। इसकी गरिमा का बहुत ध्यान रखा जाए। जी। लेकिन आश्चर्य कि वो तीसरे दिन ही ओके हो गया। अच्छा। जी, कि आपका विश्व रिकॉर्ड में नाम शामिल होता है। तो गोल्डन बुक ऑफ जी, रिकॉर्ड में उसको शामिल कर लिया गया। और हमने सुना है कि भारत में जो जेल इतिहास में ये पहले बार है कि जेल के कैदियों ने बनाया और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। जी जी जी, ये पहला और एकमात्र जेल है जी जिसका अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, एकदम पीछे चलते हैं जी, कि ये सफर की शुरुआत अजय कुमार मंडावी जी के इस काष्ठ शिल्प के शानदार सफर की जो शुरुआत है वो कब हुई, कैसे हुई? क्योंकि हर सफर के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है। मील के पत्थर तो बाद में बनते हैं। तो ये शुरुआत कैसे हुई? बचपन में मैं अपने खिलौने खुद बनाया करता था। अरे वाह। बहुत छोटी उम्र में जी। तो वो खिलौना बनाते जब तीसरी क्लास में पहुंचा मैं, तो हम एक गांव में शिफ्ट हो गए। बाबूजी वहाँ टीचर थे जी, हेड मास्टर, तो वहाँ शिफ्ट हो गए। और वो नदी के किनारे और बेहद खूबसूरत गांव। जी। तो वो नदी में चलाने के लिए छोटा छोटा नाव, मैं देखा बड़ा नाव, उसमें एक बार बैठा तो मुझको बहुत अच्छा लगा। तो मैं बोला मैं छोटा नाव बनाऊंगा और उसको रस्सी में बांध के चलाऊंगा। जी। तो वो नाव को पूरा खोदना पड़ा, लकड़ी को। हाँ हाँ। तो एक औजार धार करके। जी। और पिताजी हमारे हमेशा सपोर्ट करते थे जी, क्योंकि वो खुद भी एक आर्टिस्ट थे और साल में एक बार वो गणेश की मूर्ति बना दिया करते थे। अच्छा। जी। तो वो नाव बना के उसको धागे में बांध के चलाना, जी। वो शुरुआत थी समझिए। जी। और उसके बाद फिर कापी का पुट्ठा फाड़ के छोटा छोटा घर बनाना, वो भाई साहब बनाया करते थे पहले। जी। तो उनकी मदद करते करते जी। मैं वो पुट्ठा फाड़ के अपने लिए छोटा छोटा घर और ये सब बनाना शुरू किया। जी। वो धीरे धीरे कब वुडन आर्ट में तब्दील हुआ ये समझ ही नहीं आया मुझको। अच्छा। और मैं जी, और उसमें भी ये है कि मैं ये नहीं जानता था कि वुडन आर्ट जब बनाते हैं तो जो औजार है लोहे का, जी, उसको ठोकने के लिए मैं लोहे की हथौड़ी इस्तेमाल करता था। अच्छा।
वो बहुत लंबे समय बाद पता चला कि यार इसमें तो लकड़ी की हथौड़ी लगती है। अच्छा जी, तो तब तक मैं बहुत सारी मूर्तियां बना चुका था जी और औजार खराब हो जाता था उसको ठोकने के चक्कर में। जी। तो बाद में फिर लकड़ी की हथौड़ी शुरू किया मैं इस्तेमाल करना। अच्छा, ये किस उम्र की बात है? ये कॉलेज पहुंच गया था अच्छा, तब तक अच्छा। मैं। जी, क्योंकि स्कूल में थोड़ा टाइम स्पोर्ट्स में भी लग गया, टेबल टेनिस खेलता था मैं। तो हमारे जो बच्चे इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो मतलब उनको प्रेरणा मिलेगी कि भाई अब वो खिलौनों के लिए जिद ना करें, वो अपने खिलौने यदि खुद बनाएंगे तो हो सकता है भविष्य में वो भी जो है उनको भी पद्मश्री मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी। बच्चों को तो खिलौना बनाना ही चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी जो भी है वो एक ध्यान देगा उनको जी। कि कोई चीज अपने लिए बना रहा है। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी उसको रिकॉग्नाइज करें, जी। उसको बढ़ावा दे कि हाँ वो कोई चीज खेलने के लिए बना रहा जी। है, वो कितना एंजॉय करेगा उस चीज को। फिर ये जो आपका काष्ठ शिल्प का सफर है, इसमें आगे और मील के पत्थर कैसे जुड़ते गए? आपने और क्या क्या प्रमुख कलाकृतियां बनाई जिन पे अब आपको लगता है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक संतुष्टि का भी अनुभव होता है? राज्योत्सव 2004 में जी यहाँ नगर पालिका कांकेर ने मुझको बुलाया कि आप अपने आर्ट की प्रदर्शनी लगाइए यहाँ जी। रायपुर में। जी तो मैं अपना पूरा वुडन आर्ट लेके रायपुर आया जी। और यहाँ प्रदर्शनी लगी। उसकी वीडियोग्राफी तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर S.K. राजू ने देखा जी कि बोले ये आर्टिस्ट कहाँ का है? तो बोले कांकेर का है। जी तो एक दिन बुला के मुझको बोले कि यार इतना सुंदर आर्ट बनाते हो, उसको बेचते हो? मैं बोला नहीं सर, बेचने के लिए नहीं है। जी तो वो बोले कि सिखाओगे अगर बच्चों को तो उनका भविष्य बन जाएगा। जी। तो उस समय 2005 में नक्सल पीड़ित 40 लोगों को सिखाया मैं। उसके बाद फिर सिखाने का दौर शुरू हुआ जी डॉक्टर S.K. राजू के थ्रू। जी, वो जी। जो शुरू हुआ 2005 से 2006 में मुझको स्टेट अवार्ड मिला, वो भी वंदे मातरम के लिए। अच्छा 2007 में एक स्कल्पचर बनाया था मैं, 9 फीट ऊंचा है वो जी। और 3.5 फीट चौड़ा। जी आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुजी श्री श्री रविशंकर, जी। उनका एक स्कल्पचर बनाया था जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली। अच्छा जी जी। 2008 में प्रेसिडेंट ने रिकॉग्नाइज किया जी एक आर्ट के लिए। जी 2009 में वो आर्ट कंटिन्यू रहा, क्योंकि एक ही आर्ट को बनाने में 2.5 साल लगे। जी और उस बीच में हमने मधुशाला बनाई और वो जया जी को गिफ्ट भी दिया मैं एक। 2010 में जब मैं जेल गया तो मुझको लगा कि मैं अपने प्रोफाइल के लिए क्यों काम कर रहा हूँ। अगर ईश्वर ने मुझको कला दी है जी तो इसको बांटना चाहिए। जी और जब जेल के बच्चों को मैं संभलते देखा जी कि थ्रू द आर्ट जो कभी नहीं मुस्कुरा रहा है वो दूसरे दिन अपना नाम देख के इतना खुश हो जाता था। जी। और उस दौरान एक SDOP थे मुकेश ठाकुर, जी उन्होंने बड़ी मदद की जी कि ट्रेनिंग देना है अगर 15 लोगों को तो उसके लिए एक फंड चाहिए, जी। एक प्रॉपर पैसा चाहिए। जी तो बोले कि ये आप कैसे मैनेज करोगे? जी बाकी तो सब ठीक है, चलो आर्ट सिखा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जितना रॉ मटेरियल है जी। वो कहाँ से लाओगे, कैसे करोगे? तो उन्होंने मुझको कमर्शियल सिखाया जी कि भाई ये एक आर्ट है, इसमें लकड़ी इतने रुपए का लगा है और आपको इसकी कीमत इतनी लेनी चाहिए। जी और उन्होंने बकायदा बताया नहीं बल्कि पैसा दिया जी और वो चल निकला कि भैया उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो छोटा सामान कुछ अपन बेच दिए और उसके बाद जो बच्चे बना रहे हैं उनके लिए पूरा रॉ मटेरियल। और उसके बाद से अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन मटेरियल की कोई कमी हुई हो। अच्छा जी जी। मतलब जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे उन हाथों में आपने जो है वो कला के औजार थमाए हैं और उनके गुस्से को मुस्कान में तब्दील करा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो काम अभी आप कर रहे हैं काष्ठ शिल्प का, ये अकेले करते हैं या किसी संस्था के तरीके से होता है ये काम? और फिर आगे भविष्य में, क्योंकि सबकी आदमी की इच्छा होती है कि हम इसको एक किसी तरह का अकादमी का रूप दें, तो क्या आपका भी ऐसी कोई इच्छा है क्या? और इसमें परिवार का कितना सहयोग मिलता है? परिवार का पूरा सहयोग है जी। कि आपके परिवार से भी कोई जुड़ा हुआ है इस शिल्प? जी, बेटा और बेटी दोनों आर्टिस्ट हैं अच्छे जी। और पत्नी भी आर्टिस्ट है। जी। तो 4 लोगों का परिवार है और अब तो 404 लोग हो गए हम लोग। अच्छा। क्योंकि जितने भी जेल से रिलीज होते हैं जी। मैं एक बार जिसकी उंगली पकड़ा उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। जी। तो वो चाहे उसके बैल के लिए हो या एक परिवार का सदस्य जैसा होता है जी। कि एक कोई नक्सली रिलीज हो गया, जी। उसकी इच्छा नहीं है घर जाने की, जी। तो वो मेरे साथ रहता है, हमारे बिल्कुल परिवार जैसा। जी। तो हमेशा से ये रहा है कि 2, 3, 4, 5 लोग जी। घर में रहते ही हैं। जी। और ये लगता है कि एक परिवार जैसा बन गया है जी। हमारा, और उनकी मदद करके बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। हम ये चाहते हैं कि कला की यात्रा आपकी जो है वो आगे भी
कई कई सालों तक इसी तरह से अनवरत जारी रहे, नई नई उपलब्धियां हासिल करते रहें और कला का जो आपका ये परिवार है इसका बहुत 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 विस्तार होता जाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। एक बार पुनः पद्मश्री के लिए चुने जाने पर अजय जी आपको बहुत सारी बधाइयां और आकाशवाणी समाचार की ओर से आपको भविष्य के लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का अंक यहाँ संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। बातों बातों में इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ से पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित काष्ठ शिल्प कलाकार अजय कुमार मंडावी से ली गई भेंट वार्ता।